कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री MP अग्रवाल जी, पोस्ट मास्टर जनरल गोरखपुर श्री गौरव श्रीवास्तव जी, प्रतिकुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी जी, हीरक जयंती आयोजन समिति की संयोजक प्रोफेसर नंदिता सिंह जी, प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, प्रोफेसर निखिल कांत शुक्ला जी, विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र, महानगर के सभी विशिष्ट महानुभाव, विश्वविद्यालय के आचार्यगण और प्यारे छात्र छात्राएं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को हीरक जयंती समारोह के अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। 75 वर्ष की शानदार यात्रा को आज विराम देते हुए एक नई यात्रा को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आपके सामने कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर भी है, स्मरण करने, उन स्मृतियों को ताजा करने का अवसर भी है और आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना को बनाने का भी एक अवसर आप सबके सामने है। और मुझे अच्छा लगा कि जब हम हीरक जयंती समारोह के इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं तो विश्वविद्यालय के कुछ आचार्यों को, पुरातन छात्रों को विश्वविद्यालय ने स्मरण किया, उनका सम्मान किया। मैं भी उन सभी पुरातन आचार्यों को और छात्रों को यहां पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर विश्वविद्यालय 1 मई 1950 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा इसकी भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन जारी होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत अपना संविधान लागू करता है और भारत के संविधान लागू होने के बाद आजाद भारत का ये पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होता है। लेकिन ये यात्रा अचानक प्रारंभ नहीं हुई। विश्वविद्यालय गोरखपुर में हो, यह देश आजाद होते समय यह भाव सबके सामने आया। गोरखपुर के कुछ मानदंड थे, उस समय चाहते थे कि गोरखपुर में उच्च शिक्षा का केंद्र बने। संसाधन नहीं थे, कनेक्टिविटी भी नहीं थी। गोरखपुर को कहीं से भी जोड़ने के लिए कोई व्यवस्थित कनेक्टिविटी नहीं थी। और तब ये प्रस्ताव जब सबसे पहले सामने आया था, उस समय यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित बब्बन मिश्र जी
जो गोरखपीठ के शिष्य थे, उन्होंने, और डॉक्टर पीसी चाको, सेंट एंड्रूज कॉलेज के प्राचार्य, इन दोनों में भी मित्रता थी। इन दोनों ने चर्चा की कि कैसे विश्वविद्यालय की स्थापना होनी हो, इसके लिए कुछ चर्चा आगे बढ़ाया जाए। तो ये दोनों लोग महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के पास गए कि देश आजाद हो गया है, स्वतंत्र भारत के लिए यहां पर अगर विश्वविद्यालय की हम मांग करेंगे तो हो सकता विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए। तो महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के साथ जुड़ाव होने के नाते और गोरखपीठ का एक गेस्ट हाउस रानीखेत में होने के नाते पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के साथ उनके बहुत निकट के संबंध थे। तो यह तय हुआ कि एक समिति गोरखपुर से चल करके मुख्यमंत्री से मिले, उनके सामने प्रस्ताव रखे और फिर गोरखपुर से एक समिति आजाद होते ही, जब उस समय के प्रीमियर के रूप में, जो मुख्यमंत्री के रूप में ही जिनका दायित्व था वो कार्य कर रहे थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, तो पंत जी के पास जाते हैं। तो पंत जी ने कहा देखो पैसा है नहीं, पैसा नहीं है, मेरठ से भी मांग हो रही है विश्वविद्यालय स्थापना की, अन्य जगहों से भी मांग आ रही है, लेकिन राज्य सरकार के पास इस समय पैसा नहीं है कि हम कोई विश्वविद्यालय बना सकें। हाँ, अगर उस क्षेत्र के लोग मिलकर के चंदा इकट्ठा करके कुछ पूंजी इकट्ठा कर सकें तो हम गोरखपुर एक विश्वविद्यालय स्थापना की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और तब यहां पर चर्चा हुई वैल्यूएशन के बारे में कि कितना पैसा चाहिए, तो लगभग 50 लाख रुपए की पूंजी चाहिए थी, जिसमें विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार उसमें अपनी सहमति देती। इतनी पूंजी किसी के पास नहीं थी। कैसे होगा, ये कार्यक्रम कैसे बने? इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जब चर्चा चली तो फिर ये बात हुई कि वैल्यूएशन हो। 2 कॉलेज गोरखपुर में चलते थे, गोरखपीठ की ओर से संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से महाराणा प्रताप कॉलेज, और चर्च के द्वारा संचालित होता था सेंट एंड्रूज कॉलेज। इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर के प्रॉपर्टी इतनी हो सकती है, इसका वैल्यूएशन इतना हो सकता है और विश्वविद्यालय की स्थापना इससे किया जाए। ये प्रस्ताव शासन के पास गया, लेकिन इससे पहले कि यह प्रस्ताव कार्यरूप ले, अल्पसंख्यक संस्थाओं को मिले विशेष अधिकारों के तहत सेंट एंड्रूज कॉलेज ने मना कर दिया कि हम अपनी संस्था नहीं दे पाएंगे। अब विश्वविद्यालय का जो मामला था वो अधर में फिट लटका। फिर ये बात आगे बढ़ी, और जब आगे बढ़ी फिर मंदिर से कहा गया क्या हो सकता है। मंदिर ने फिर एक नए कॉलेज की स्थापना की। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए थे सर सुरेंद्र सिंह मजीठिया, सरदार नगर में एक चीनी मिल का संचालन करते थे, बड़े लोकप्रिय समाजसेवी थे और अनेक कार्यक्रमों के साथ यहां पर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका योगदान होता था। उनको जोड़ा गया, भाई जी को जोड़ा गया, और फिर एक समिति गठित होती है जिसमें डॉक्टर के एन लाहिड़ी भी थे, जो गोरखपुर के पहले चिकित्सकों में माने जाते हैं। मकसूदन दास जी थे, जो गोरखपुर के प्रमुख रईस थे। अन्य ऐसे प्रमुख परिवारों को जोड़ने के बाद फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, और संजोग से उसी समय यहाँ पे स्वर्गीय सूरतमणि त्रिपाठी जी गोरखपुर में जिलाधिकारी के रूप में आगे यहाँ पर वे आए, और फिर इसको एक गति देने का काम हुआ। प्रदेश सरकार के सामने प्रस्ताव दिया गया कि अब ये समिति इतनी प्रॉपर्टी या इतने का हार्ड कैश आपको उपलब्ध करवाएगी, और तब यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो पाया और गोरखपुर विश्वविद्यालय की एक आधारशिला प्रारंभ हुई। मैं सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए योगदान देने वाले इन सभी महान विभूतियों को
जिन्होंने साधना करके, तपस्या करके उस संपत्ति को बनाया, लेकिन पूर्वांचल के हित को ध्यान में रख करके उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए सब कुछ अपना समर्पित किया। उन सभी विभूतियों की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्वविद्यालय की आधारशिला बने उस समय के पहले कुलपति प्रोफेसर बीएन झा। जहां जी बहुत एक विद्वान आदमी थे, संभवतः केमिस्ट्री के वे प्रोफेसर थे, और प्रोफेसर बीएन झा इसके आधारशिला बने। और महाराणा प्रताप महाविद्यालय के जितने भी उस समय के शिक्षक थे, क्योंकि जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद महाराणा प्रताप कॉलेज और महिला कॉलेज को विश्वविद्यालय को देने के लिए उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी को विश्वविद्यालय को सौंपने की बात हुई, तो यह भी शर्त था कि विश्वविद्यालय के जितने भी प्रोफेसर होंगे, उस महाविद्यालय के जितने भी आचार्यगण होंगे, वे सभी विश्वविद्यालय में जाएंगे और विश्वविद्यालय के साथ उनकी सेवाएं भी जोड़ी जाएंगी। और वे सभी लोग इस विश्वविद्यालय की आधारशिला बने थे। उन्होंने विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में योगदान दिया था, और विश्वविद्यालय की प्रारंभिक प्रस्तावना ही बहुत मजबूत नींव पर आधारित थी। उस मजबूत नींव पर बनी हुई इमारत ही आज 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ हमें इन स्मृतियों के साथ जोड़ने का एक अवसर दे रहा है। और सचमुच इस 75 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वविद्यालय के पास एक अवसर है इन 75 वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन करने का, क्योंकि विश्वविद्यालय ने अनेक विद्वान आचार्य दिए जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ विशिष्ट करके दिखाया। नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जिनकी अपनी ख्याति थी, अलग अलग फील्ड के थे। कोई फिजिक्स का था, कोई मैथ्स का था, कोई केमिस्ट्री का था, कोई सोशल साइंस का था, कोई ज्योग्राफी का था, कोई लॉ का था। अलग अलग फील्ड में उन लोगों ने इस क्षेत्र को, गोरखपुर को और इस विश्वविद्यालय को एक नई पहचान दिलाई। और गोरखपुर विश्वविद्यालय ने एक लंबी छात्र श्रृंखला भी खड़ी की। पुरातन छात्रों को यहां से दिया, जिन पुरातन छात्र समाज जीवन में और अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। विश्वविद्यालय के पास एक अवसर है, हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर अपने सभी पुरातन छात्रों को, अलग अलग वर्षों के छात्रों को एकत्र करने का एक अवसर होगा। क्योंकि 75 वर्ष की यात्रा है, तो स्वाभाविक रूप से 75 वर्ष पहले जो लोग आए होंगे उनमें से बहुत सारे लोग नहीं होंगे, लेकिन बाद के वर्ष के बहुत सारे छात्रों की उपस्थिति अलग अलग फील्ड में होगी। बहुत सारे पुरातन छात्रों में देख रहा हूं, डॉक्टर बिभ्राट चंद्र कौशिक तो यहीं के छात्र हैं। यहां छात्र संघ के महामंत्री भी थे, अध्यक्ष भी थे, और इस समय प्रोफेसर हैं। अभी रिटायर तो नहीं हुए, अभी हैं, अभी उनकी सेवाएं हैं, अभी सेवा दे रहे हैं, लेकिन वे भी अवकाश ग्रहण करने वाले हैं कुछ ही महीनों के बाद। डॉक्टर संजीव गुप्ता यहीं के छात्र होंगे, इस समय कुलपति हैं। लोकनायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति हैं। इसी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, ऐसे विशिष्ट जन आज भी मौजूद हैं, और उनको बुलवा करके पुराने जितने भी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं। मैथ्स से उन्होंने पीएचडी यहीं से की, एमएससी यहीं से की, बीएससी यहीं से की, वे सब यहीं से। आप तो खैर मेडिकल के थे। लेकिन ये सभी गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस से जुड़े हुए छात्र हैं और हैं भी। लेकिन एक अवसर है इन 75 वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन करने का,
उसको जोड़ने का और उसके साथ विश्वविद्यालय की आगामी 25 वर्ष की एक बेहतरीन कार्य योजना को आगे बढ़ाने का, जो विश्वविद्यालय की रैंकिंग को बेहतर कर सकें, केवल राज्य में ही नहीं, देश में नहीं, बल्कि ग्लोबल रैंकिंग में गोरखपुर विश्वविद्यालय का अपना स्थान हो, इसको बनाने के लिए और प्रत्येक क्षेत्र में। देखिए, संभव नहीं होता है किसी व्यक्ति के लिए, किसी संस्था के लिए कि वह प्रत्येक क्षेत्र में आगे हो जाए, नहीं संभव है। कोई व्यक्ति ये बोले कि मैं हर एक फील्ड में परफेक्ट हो जाऊंगा, संभव नहीं है, किसी एक क्षेत्र में होगा। अभी रविकिशन कह रहे थे कि क्या मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो सकता हूं। मैंने कहा भी आप प्रोफेसर नहीं हो सकते, लेकिन विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आपकी सेवाएं ली जा सकती, क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं होगी। लेकिन वह कह रहे थे मैं पढ़ाना चाहता हूं। मैंने कहा आप पढ़ाना इसलिए चाहते हैं, पैसा देने से बचना चाहते हैं, इसलिए आप यहां जुड़ना चाहते हैं। मैंने कहा भी नहीं, आप यहां के ललित कला संकाय के साथ जुड़िए, वहां के छात्रों के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, छात्रों को भी अपनी कला के प्रदर्शन करने में आगे एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। और हमें समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग लोगों को भी उसके साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कोई एक क्षेत्र चुनिए जिसमें आपको कुछ विशिष्टता प्राप्त हो सके। याद रखना, गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना जब हुई थी, यहां की स्थिति को देख करके राज्य सरकार ने भी और उस समय के जो अलग अलग फील्ड के विशेषज्ञ थे, उनका यह मानना था कि गोरखपुर में विश्वविद्यालय को हमें ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देनी चाहिए। ग्रामीण विकास की अवधारणा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में विश्वविद्यालय किस किस भूमिका के साथ कार्य कर सकता है। जो आपके पास है आप उसी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, जिसको कम मेहनत में, जिसको आप कह सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, जिसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसे प्राप्त करने की दिशा में कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे। 1950 में भाव आया था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को एक ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देकर के ग्रामीण विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वह कालखंड ऐसा था जब भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान उस समय ये लगभग 50% से अधिक था, कृषि पर आधारित था। पूरे देश के अंदर इस प्रकार की स्थितियां थी, देश के सामने चैलेंज थे, टेक्नोलॉजी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। उन स्थितियों में यहां के बारे में बात आई थी कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। आप याद करिए ना, गोरखपुर की कनेक्टिविटी की स्थिति क्या थी। राजघाट में जो पुराना पुल है वो नहीं था, वो तो 1964 में बना है, यानी उससे पहले गोरखपुर में आने के लिए पेंटून था या नाव से लोग आते थे। अनुमान करिए नाव से कितने लोग आते रहे होंगे, कल्पना करिए, यानी कम आवागमन था। आप वाराणसी भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बीच में तो राप्ती नदी है, और लखनऊ जाने का तो सवाल ही नहीं होता है क्योंकि राप्ती नदी थी ही। तो कनेक्टिविटी नहीं थी, रेलवे आ चुकी थी, रेलवे जरूर आती थी लेकिन छोटी लाइन थी, मीटर गेज था। उद्योग के नाम पे चीनी मिलें थी, चीनी मिलें भी कम क्षमता की थी, उत्पादन इतना अच्छा नहीं हो पाता था क्योंकि लोगों के पास सिंचाई के साधन भी कम थे, बिजली नहीं थी, कम थी। उस समय केरोसिन या डीजल की संभावना भी ना के बराबर था, बहुत कम मिल पाता था। अन्य संसाधन भी नहीं थे क्योंकि इनके लिए कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है। कोई केरोसिन जमीन के नीचे से तो निकलेगा नहीं यहां पे,
डीजल या पेट्रोल जमीन के नीचे से तो निकलेगा नहीं। इन सभी के लिए उस समय के भाव के अनुरूप यह था कि एक विश्वविद्यालय ऐसा बनाया जाए जो ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे सके। लेकिन धीरे धीरे करके गोरखपुर में उस समय के आचार्यों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, एक सुदृढ़ नींव खड़ी की और विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रूप में अपनी एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ा। लेकिन किसी एक क्षेत्र को जिसमें आपकी विशेषज्ञता आगे बढ़ सकती हो, विश्वविद्यालय को एक पहचान दिला सकती हो, उस क्षेत्र को चिन्हित करना, उसमें ऐसा कार्य करना जो आपको एक नई पहचान दिला सके। कहीं भी देश के अंदर कोई ऐसा कार्य हो तो लोग याद करें कि हाँ, उसके लिए याद करें कि हाँ, उस विश्वविद्यालय के पास ये विशिष्टता। आज भी हम देखते हैं अलग अलग संस्थान अपनी एक विशिष्टता को लेकर के अपनी पहचान को बनाने के लिए संघर्ष करते हैं और विश्वविद्यालय को भी अगले 25 वर्ष की अपनी कार्य योजना को बनाते समय सर्वांगीण विकास की इस भाव को तो रखना है, लेकिन विशिष्टता हमारी किस फील्ड में हो सकती है, उस फील्ड की उस विशेषज्ञता के लिए अपने नए प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, जीवन में ढेर सारे अवसर मिलेंगे आपको आगे बढ़ने के। हर दिन आपके लिए एक अवसर होता है, लेकिन उस अवसर को हम अपने अनुरूप, अपने संस्थान के अनुरूप कैसे मोड़ सकें, वह एक कार्य योजना तैयार करना और उसको समय रहते निर्णय ले लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप याद करिए 75 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी। एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 45-50 करोड़ की लाख की मांग हो रही थी कि इतना पैसा होगा तब विश्वविद्यालय बन जाएगा। और अभी जब मैं ऑडिटोरियम और यहां के सेंट्रल लाइब्रेरी के भवन के बारे में चर्चा कर रहा था तो मुझे बताया गया कि इन दोनों का जो प्रोजेक्ट है लगभग 45 से 50 करोड़ का है। यानी केवल एक ब्लॉक, जिसको आप कह सकते हैं, एक ब्लॉक के लिए इतना पैसा लग रहा है। समस्या पैसे की नहीं आज के दिन पे, समस्या समय पे कार्य योजना प्रस्तुत करने का है, समयबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ाने का है। मैंने अभी कार्यदायी संस्था से पूछा, मैंने कहा ऑडिटोरियम यहां पे बन रहा है तो कितने दिन में आप बना के तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी टेंडर की हमारी प्रक्रिया पूरी होने और इसको, मैंने कहा अभी शॉर्ट टर्म टेंडर के बाद इसको आगे बढ़ाइए, कैसे आप कर सकते हैं। उन्होंने 24 महीने का बात कही। मैंने कहा अभी 24 महीने बहुत लंबा होता है, आप इसको 18 महीने में बना करके तैयार करिए, 18 महीने में, और ऐसा ऑडिटोरियम बनाइए कि विश्वविद्यालय के लिए उपयोगी तो हो, उसमें कॉन्फ्रेंस रूम भी दीजिए, विश्वविद्यालय से संबंधित तमाम अन्य गतिविधियों को वहां पर क्रियान्वित किया जा सके, इसके लिए भी अच्छे ढंग से उसको तैयार करने की व्यवस्था करिए। और फिर बगल में एक सेंट्रल लाइब्रेरी बनाइए विश्वविद्यालय की, जो विश्वविद्यालय की पहचान बन सके। यह समय है जब विश्वविद्यालय उन पुरातन ग्रंथों को लेकर के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो आज लुप्त प्राय हो रहे हैं। मुझे याद है 1940 में गोरखनाथ मंदिर से एक प्रकाशन हुआ था, प्राच्य दर्शन पर आधारित था। उसकी एकमात्र प्रति बची थी। वह गोरखपीठ से जुड़े हुए एक बहुत प्रखर साधक थे, योगी शांतिनाथ जी। योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के वे शिष्य थे। कोलकाता विश्वविद्यालय में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। विश्वविद्यालय की सेवा को उन्होंने छोड़ करके योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के सानिध्य में आकर के, गोरखपीठ में आकर के उन्होंने साधना के क्षेत्र में अपना आगे के जीवन को आगे बढ़ाया। उन्होंने भारतीय दर्शन को लेकर के अपने एक शोधपरक ग्रंथ लिखा था, प्राच्य दर्शन समीक्षा के आधार पर, सभी भारत के आस्तिक और नास्तिक दर्शन को लेकर के।
उन्होंने लिखा था, उसकी एकमात्र प्रति बची थी और प्रति 1995 में गायब हो गई। मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज मुझे कई बार कहे कि भाई तुम्हें दर्शन के बारे में अगर कोई एक पुस्तक को देखना हो तो शांतिनाथ जी की उस पुस्तक को देखो। मैं उसको ढूंढता रहा, मुझे पुस्तक नहीं मिल पाई। मैं मंदिर की लाइब्रेरी में कई बार गया, पूरी पुस्तकों को मैंने देखा, कैटलॉग को मैंने कई बार स्वयं देखा और अंततः मुझे वह पुस्तक अयोध्या में मिली और अयोध्या में मैं अभी पिछले सप्ताह उस पुस्तक को वापस लेके आया हूं। आप सोचिए 1995 में वो गायब हुई थी, 30 वर्ष के बाद मुझे वो पुस्तक मिल पाई और वह तो मेरी स्मृति में था कि फलाने व्यक्ति यहां आए थे, वही पुस्तक वहां से लेके गए थे क्योंकि उनके नाम से वह जारी हुई थी। लेकिन उन्होंने कह दिया साहब गायब हो गई। तो एक दिन उनके ग्रैंडसन मुझे मिले। मैंने कहा यार देखो तुम्हारे यहां कुछ पुरानी पुस्तक होगी, उसमें देखो इस नाम से एक पुस्तक होगी, वो पुस्तक अगर है तो मुझे वो पुस्तक चाहिए भाई, थोड़ा देखो कहाँ है। वो ढूंढते वहां भी वह एक नीचे पड़ी हुई थी। लेकिन आश्चर्य करेंगे कि 1940 का प्रकाशन है और वह पुस्तक आज भी प्रिंटिंग उसकी बहुत शानदार प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग उसकी कोई प्रभात प्रेस था कराची में, वहां पे उसका प्रकाशन हुआ था और वह मुझे प्राप्त हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो एक प्रति मात्र है, उस प्रति का मैं प्रकाशन कम से कम कर पाऊंगा और फिर बहुत सारे लोगों को कम से कम फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में जो छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह एक बहुत उपयोगी कृति हो सकती है, बहुत उपयोगी कृति हो सकती है। ऐसे ही बहुत सारी प्रकाशन होंगे। देखिए टेलीविजन के बाद ये स्मार्टफोन ने लिखने पढ़ने की व्यवस्था परंपरा को बाधित किया है, कमजोर किया है। मुझे अच्छा लग रहा था जब यहां पे अभी बहुत सारी पुस्तकों का हम विमोचन कर रहे थे। विश्वविद्यालय का हीरक जयंती वर्ष पर अभी यहां पे एक डाक कवर भी जारी हुआ है, यानी 75 वर्ष की यात्रा पर तो हम डाक टिकट जारी कर रहे हैं, एक डाक आवरण जारी कर रहे हैं। लेकिन जब विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती वर्ष था तब यह नहीं हो पाया था। अगर विश्वविद्यालय ने 50 वर्ष की यात्रा में भी इसी प्रकार के आयोजन को करने का निर्णय लिया होता, एक स्मृति आपके पास होती, कुछ विशिष्ट शोध किए होते अलग अलग फील्ड में, जितने संकाय हैं उनमें कुछ विशिष्टता के साथ हमें अपनी उपलब्धियों को लेकर के अगर हम करते, कितने पब्लिकेशन हुए हैं, कितने रिसर्च पेपर हमने जमा किए हैं, हमने इनोवेशन विश्वविद्यालय ने अलग अलग फील्ड में, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, समाजशास्त्र में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी, बॉटनी में या अलग अलग क्षेत्र में कितने ऐसी विशिष्ट कृतियों का प्रकाशन किया है, ऐसे कितने शोध ग्रंथ लिखे गए हैं, उनकी विशिष्टता क्या है, कितने पेटेंट फाइल हुए हैं, इन सब को लेकर के अगर आप बनाए होते, आपके पास एक रिकॉर्ड होता है। 75 वर्ष की यात्रा में कम से कम इस कार्य को अलग अलग विभाग अगर उन 75 वर्षों के पूरे कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ सकेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए वह एक संग्रह होगा। आने वाली पीढ़ी इस बात के लिए आपका स्मरण करेगी, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करेगी कि हमारी पुरातन पीढ़ी ने हमें धरोहर के रूप में ये सब कुछ बना करके दिया है। याद करना, भारत की परंपरा कृतज्ञता ज्ञापित करने की परंपरा है। हम गुरु पूर्णिमा का आयोजन इसलिए करते हैं क्योंकि भारत की ज्ञान की धरोहर को कृष्ण द्वैपायन व्यास ने संगीता के माध्यम से हमें सजो करके दे दिया, उन्हें लिपिबद्ध करके हमें दे दिया।
अब श्रवण परंपरा नहीं, हमारे पास लिपिबद्ध परंपरा है, एक संहिता के रूप में है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी बाधा के, जिसे अक्षर ज्ञान प्राप्त है, वह व्यक्ति वेदों को देख सकता है, पुराणों को देख सकता है, उसके बारे में अपने अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुरूप उसके बारे में अपनी राय व्यक्त भी कर सकता है। लेकिन इससे पहले यह सौभाग्य आज से 5000 साल पहले नहीं प्राप्त था, वहां की पीढ़ी को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त था। और भारत ने कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, इन सेवाओं के लिए, महर्षि वेदव्यास के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनकी जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। यह है भारत की परंपरा। और मैं अपने विद्वान आचार्यों से इसी बात को कहूंगा, सभी विभागों से कहूंगा, उन्हें 75 वर्ष के इन कार्यक्रमों को संजोना चाहिए। क्या हुआ था? विश्वविद्यालय की स्थापना के समय कितने विभाग थे, कब कब कौन विभाग प्रारंभ हुए थे, किन किन आचार्यों ने अपना योगदान दिया था, उनका कोई विशिष्ट योगदान है, किस किस विभाग से निकले हुए छात्र जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और राष्ट्र की प्रवर्तमान विकास की कार्यक्रम में उनकी भूमिका क्या है, ये सभी का उल्लेख करते हुए अगर आप आगे बढ़ पाएंगे तो विश्वविद्यालय की वह एक धरोहर बनेगी। विश्वविद्यालय के पास आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए सभी कुछ, आज के समय में तो हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, सभी कुछ डिजिटाइज आप करके रख देंगे तो दीमक लगने का भी भय नहीं होगा। उसमें क्लाउड में सबको आप सुरक्षित कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और उस दिशा में अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, हमें उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने आप को तैयार करना होगा। और विश्वविद्यालयों को अपने आप को एक टापू नहीं बनना होगा, हम अपने आप में एक टापू ना बने। बेहतर संवाद होना चाहिए एक छात्र और शिक्षक के बीच में, एक संस्थान का समाज के बीच में एक बेहतर संवाद होना चाहिए। ये संवाद केवल लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, एक स्वस्थ समाज के लिए भी संवाद की आवश्यकता है। ज्ञान के इस प्रवाह को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए भी स्वस्थ संवाद की परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और स्वस्थ परंपरा के प्रवाह को हम आगे बढ़ा पाएंगे तो इससे समाज का प्रत्येक तबका लाभान्वित होगा। लोग आपको इसके लिए हर प्रकार से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित तो करेंगे ही, लेकिन समाज के प्रत्येक तबके का आपके साथ एक जुड़ाव होगा। समाज के विकास में आप अपनी भूमिका को रेखांकित कर पाएंगे, अलग अलग तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हम लोग केवल इस बात को देखेंगे कि जब हमारे विश्वविद्यालय में कोई आएगा तभी ये हो पाएगा। नहीं, आपको प्रोएक्टिव होकर के उनके पास जाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय को जाना चाहिए, विश्वविद्यालय के आचार्यों को जाना चाहिए, विश्वविद्यालय के छात्रों के समूह को जाना चाहिए, जाकर के समाज के बीच में जाकर के बोलें हम इसमें क्या योगदान कर सकते हैं, हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हम कैसे इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकते हैं। उसका एक मॉडल भी खड़ा करिए, अपने आप ही मॉडल खड़ा करिए। विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग है, लेकिन अगर हमें किसी बड़े कार्य के लिए सोशल इंपैक्ट स्टडी करानी हो तो अभी भी हम आईआईटी और आईआईएम की तरफ देखते हैं। क्यों हम आईआईटी आईआईएम की तरफ देखेंगे? उनके पास काम की कमी नहीं, लेकिन विश्वविद्यालय की अतिरिक्त आमदनी के लिए आवश्यक है कि यहां का विभाग उसके लिए अपने आप को तैयार करे। अगर हमें ज्योग्राफिकल मैपिंग करनी हो किसी क्षेत्र की, ज्योग्राफी विभाग इस काम को क्यों नहीं कर सकता है, और डिपार्टमेंट कर सकता है। अगर हमें किसी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई व्यवस्थित कार्य योजना बनानी है, यहां का विश्वविद्यालय भी उस कार्य के साथ जुड़ सकता है। अगर हमें कहीं पर आर्कियोलॉजिकल से संबंधित किसी एक विशिष्ट कार्य के साथ जुड़ना है,
कि यहां पे मानव सभ्यता का इतिहास कितना पुराना है, कितनी पुरानी परंपरा है। हम लोग जब बात करते हैं विकास की, याद करिए जब मैं अशोक की परंपरा को पढ़ रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य की परंपरा को पढ़ रहा था, तो उन्होंने नालंदा को तक्षशिला से जोड़ने के लिए उत्तर पथ बनाया था। यह उत्तर पथ इसी गोरखपुर के सौगोरा गांव से होते हुए, श्रावस्ती होते हुए तक्षशिला तक जाता था। क्या आज हम इसके बारे में कर पाएंगे? गोरखपुर का सौगोरा गांव कोड़ीराम के पास से, यह भंडारण था उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यह भंडारण गृह हुआ करता था वहां का, जहां पे लोग अनाज का संग्रह क्या करते थे। उत्तर पथ ये था, और दक्षिण पथ श्रावस्ती से लेकर के सुदूर दक्षिण तक विजयनगर साम्राज्य तक जाता था। कौन ढूंढेगा इसके बारे में? हम लोग अगर उस दिशा में कार्य नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। लोग हमारे बारे में जानेंगे साहब ये सारी सभ्यता, यहाँ की सभ्यता तो बहुत अर्वाचीन है, बहुत आगे की है, जबकि हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से हमारी सभ्यता मानी जाती है। लेकिन हमने उस दिशा में अपने स्तर पर या हमारे संस्थानों के स्तर पर कुछ विशिष्ट शोध को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया है, और उसी का परिणाम है कि हम जीवन क्षेत्र के हर एक फील्ड में पिछड़ते गए। आज एक अवसर है आपके पास, आज बेहतर कनेक्टिविटी हो चुकी है। आज आप देखते होंगे, मैं देख रहा था गोरखपुर में राप्ती नदी पे लखनऊ को जोड़ने के लिए अभी 3-4 पुल हैं गोरखपुर में, 2 और बन रहे हैं, 6 पुल बन गए हैं। रेलवे लाइन मीटर गेज से ब्रॉड गेज हो गई, ब्रॉड गेज में भी डबल लाइन यहां से अब लखनऊ को जोड़ चुकी है। यहीं से नहीं जोड़ रही है, उत्तर से भी जोड़ रही है, यहां से महाराजगंज, यहां से आनंद नगर होते हुए, सोरठगढ़ होते हुए, तुलसीपुर और बलरामपुर होते हुए गोंडा, ये भी एक नई लाइन चली गई। एयर कनेक्टिविटी हो गई, जो एक कल्पना थी। बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ आज हम जुड़े हुए हैं। एक विश्वविद्यालय था, एक विश्वविद्यालय के लिए 1947 में आवाज उठी थी। आज विश्वविद्यालय गोरखपुर में 4-4 विश्वविद्यालय हैं, यानी गोरखपुर विश्वविद्यालय भी है, टेक्निकल विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय भी है, आयुष विश्वविद्यालय भी है, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी है। एम्स गोरखपुर में स्थापित हो चुका है। मेडिकल कॉलेज आज 8-8 सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के साथ गोरखपुर में प्रारंभ हो चुका है। अनेक महाविद्यालय और संस्थान खड़े हो चुके हैं। एक नया विश्वविद्यालय अभी हम लोग यहां पे दे रहे हैं, वह है फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर का। एक नया विश्वविद्यालय और गोरखपुर में आने जा रहा है। अनेक सुविधाओं से युक्त आज ये क्षेत्र, और एक विश्वविद्यालय आपके कुशीनगर जनपद में महात्मा बुद्ध के नाम पे कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वहां स्थापित होने जा रहा है। इस सत्र में वहां पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कक्षाएं प्रारंभ हो, क्लासेस शुरू हो। यानी इतना कुछ बदला है। बदलाव की इस प्रक्रिया में यह बिना विकास के नहीं हो सकता, और विकास और बदलाव की इस प्रक्रिया में हम कहां खड़े हैं, हमने कितनी इस यात्रा में, हम कितने इस पूरी प्रक्रिया में कितना हम आगे बढ़ पाए हैं, इसका मूल्यांकन करने का अवसर हीरक जयंती वर्ष हम सबको उपलब्ध करा रहा है। आज आपके 75 वर्ष की यात्रा पूरी हो रही है। कल 1 मई को आप 75 वर्ष के बाद अपने अमृतकाल की शुरुआत करते हुए आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना के साथ जाएंगे। याद करिए, जब 25 वर्ष के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय अपना
शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय की स्थितियां कैसे होंगी, उस समय विश्वविद्यालय कहां होगा, उस समय विश्वविद्यालय को कहां पहुंचाना है, ये सब कार्य योजना अगले 6 महीने से 1 वर्ष के अंदर तैयार करते हुए और फिर क्रमिक रूप से उस यात्रा के साथ बिना रुके बिना डिगे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आपकी इस यात्रा के साथ में प्रदेश सरकार का, गोरखपुर वासियों का, पूर्वांचल वासियों का पूरा योगदान होगा। इस विश्वास के साथ मैं विश्वविद्यालय परिवार को हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर संस्थापकों को स्मरण करने, विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्यों की स्मृतियों को नमन करने, विश्वविद्यालय के पुरातन छात्रों को यहां पर सम्मानित करने और विश्वविद्यालय से संबंधित तमाम अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना में विश्वविद्यालय ग्लोबल रैंकिंग के लिए अपनी प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। राजद को प्रणाम करते हुए ललित कला एवं संगीत विभाग। तो हीरक जयंती द्वार का शिलान्यास कार्यक्रम जिसमें सीएम योगी शामिल हुए। स्पोर्ट्स स्टेडियम के शिलापट का अनावरण सीएम योगी ने किया। महंत दिग्विजयनाथ प्रेक्षागृह का शिलान्यास सीएम योगी ने किया। सीएम योगी ने कई बड़ी बातें की, लेकिन इस दौरान गोरखपुर से सांसद रवि किशन की चुटकी लेना नहीं भूले। एक बार फिर उन्होंने सांसद साहब की चुटकी ली।